नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ आलोक। अभिवादन स्वीकार करें हमारा। बीजेपी 400 पार की तैयारी और विपक्षी गठबंधन में झगड़ा भारी। दरअसल ये बात समझिए क्यों कही जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने बीजेपी को 400 से ज्यादा सीट देने का मन बना लिया है और इस दौरान वो पूरे आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए। ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है। ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। मैं सबसे पहले सौम्यता के धनी, अत्यंत सरल, मेरे बहुत पुराने मित्र बाबूलाल जी का धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मुझे आपके बीच में से निकाल करके आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य दिया। मैं इसलिए उनका आभारी हूं। सुना आपने कि 400 के पार का नारा, उसी आत्मविश्वास के साथ मतलब बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ सरकार बनाने के लिए मैदान में नहीं उतरेगी, बल्कि बीजेपी का लक्ष्य इस बार जीत के तमाम रिकॉर्ड को भी ध्वस्त करना है। और इसी के लिए बीजेपी ने यूपी में अपने गठबंधन साथियों के साथ सीटों के बंटवारे का भी ऐलान कर दिया है और लोकसभा के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी तैयार कर ली है। अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर साफ तौर पर बात करें, सुभाषपा हो गई, अपना दल हो गई, आरएलडी हो गई, अब जो उसके सहयोगी दल हैं, तो अब सीटों को लेकर भी अब बातचीत हो चुकी है। यानी कि अब तैयारी और पूरा जो फोकस है वो है चुनावी मैदान में डट कर मुकाबला करने को, या यूं कहें कि विपक्ष को मात देने का। दूसरी तरफ विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया अभी भी अंदरूनी घमासान से जूझ रहा है। कश्मीर से लेकर केरल और गुजरात से बंगाल तक विपक्षी दलों में चुनावी रणनीति को लेकर के कोई एक राय नहीं हो पा रही। हालांकि विपक्ष इस बात को लगातार कह रहा है कि हमने देखिए पीडीए हमारा गठबंधन है, पूरी तरीके से अब इंडिया गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से सक्रिय है और हम जबरदस्त तरीके से मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही हिमाचल, बंगाल और तेलंगाना समेत कई राज्यों में विपक्षी दलों में अंदरूनी घमासान और असंतुष्ट नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने का सिलसिला लगातार जारी है। तो वहीं हिमाचल में कांग्रेस की फूट राज्यसभा चुनाव के दौरान साफ तौर पर नजर आई। और आज बिहार की अगर बात करें तो बिहार में एक विधायक और तेलंगाना में एक बीआरएस के सांसद ने बीजेपी का दामन थाम लिया। यानी कि बीजेपी लगातार कहीं ना कहीं जो है वो मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, क्योंकि और इसके पीछे तर्क यही है कि वो पार्टियों की नीतियों से प्रभावित हैं। बीजेपी की नीति, राजनीति, राष्ट्रनीति से प्रेरित होकर पूछेंगे। तो आज पूछेंगे हम ये सवाल कि क्या चुनाव से पहले विपक्ष ने मान ली है हार। जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, जो तस्वीर नजर आ रही है, उनको ये नारा है अब की बार 400 के पार। तो ऐसे में विपक्ष के लिए फिलहाल क्या बचा, क्या कुछ जो लगातार किस तरीके से चुनौती दे रहा है। लेकिन ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या चुनाव से पहले ही विपक्ष ने मान ली है हार, और सवाल यह भी है कि क्या चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही बिखर जाएगा विपक्ष। और बीजेपी के 400 पार के नारे का विपक्ष के पास आखिर क्या जवाब है। तो ये तमाम सारे सवाल जो हैं आज हम मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे, जिसमें चुनावी मैदान में उतरने से पहले क्या बिखर जाएगा विपक्ष, जो हालात बनते नजर आ रहे हैं, जो परिस्थितियां साफ तौर पर सामने आ रही हैं। तो आज पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से आज पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहीं झारखंड में भी उन्होंने आज साफ तौर पर कहा 400 के पार का नारा दिया। तो पीएम मोदी
ने पश्चिम बंगाल के आरामबाग में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने संदेश खाली मुद्दे पर टीएमसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा टीएमसी नेता ने संदेश खाली में सारी हदें पार कर दी। हालांकि अब जिस तरीके से दबाव की बात करें तो साफ तौर पर शाहजहां शेख पर अब सरकार ने भी कार्रवाई की, ममता सरकार ने भी कार्रवाई की, लेकिन ममता के गढ़ से पीएम मोदी की दहाड़ अब की बार 400 के पार। और अगर अब की बार 400 के पार है, क्योंकि जो थर्ड टर्म है उसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर कह चुके हैं कि ये राजनीति नहीं, ये तीसरा टर्म, अब ये जो तीसरा टर्म है ये है राष्ट्रनीति के लिए। अभी इसमें बहुत सारे काम होने हैं जो पहले और दूसरे के कार्यकाल में अभी नहीं हो पाए, लेकिन तीसरे कार्यकाल में बहुत सारी चीजों को अभी मूर्त रूप देना है। आधी अधूरी जो लंबित योजनाएं हैं उनको कहीं ना कहीं पूरा करने का लक्ष्य है। तो फिलहाल क्या चुनाव से पहले ही विपक्ष ने मान ली है हार, अगर बीजेपी 400 प्लस का नारा दे रही है तो फिलहाल ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जो आज आए हुए जो हमसे मेहमान जुड़े हैं उनसे हम जानेंगे कुछ सवालों के जवाब। जल्दी से बिना कुछ देर के हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ संजीव तरनाथ जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। संजीव जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत करना चाहूंगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और जी आपके सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी पूजा मिश्रा जी हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की। पूजा मिश्रा जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। नमस्कार आलोक जी, आपका जी नमस्ते मैम। राजेश शुक्ला जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। राजेश शुक्ला जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले संजीव तरनाथ जी, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। संजीव जी मैं आपके पास आ रहा हूं। लगातार जिस तरीके से बीजेपी का नारा अब की बार 400 के पार, तो अब आप लोग कैसे, किस तरीके से अब आप जवाब देंगे? देखिए, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो हर पार्टी, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो जी, वो एक नारा देती है कि हम इतनी सीटों को क्रॉस करेंगे। तो ये बीजेपी का एक नारा है कि हम अब की बार 400 पार। जैसे पिछली बार था कि अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे। बट वो अच्छे दिन पिछले 10 सालों से देश का युवा, देश की महिलाएं, देश के बुजुर्ग, देश के किसान वो ढूंढते ही रह गए कि वो अच्छे दिन कब आएंगे। तो वो अच्छे दिनों का राजा, जो अच्छे दिनों का नारा 2014 में मोदी सरकार ने दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, तो उनको भी समझ में आया कि हम अच्छे दिन तो ना देश के युवाओं को दे पाए, ना देश की महिलाओं को दे पाए, ना देश के किसानों को दे पाए, ना हम देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर कर पाए। तो उन्होंने वो नारा वो छोड़ दिया। अब वो नया नारा एक जुमले के रूप में लेकर के आए कि अब की बार 400 पार। तो ऐसे बहुत सारे नारे आते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से विपक्षी पार्टी या किसी भी और पार्टी को जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उनको इस नारे से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देश की जनता भी देख रही है, देश के युवा भी देख रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनके ऊपर जिस तरीके से एलिगेशन लगे, और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि तृणमूल कांग्रेस ने अपने सांसद और अपने नेता के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने बृजभूषण शरण जी के ऊपर क्या एक्शन लिया था वो भारतीय जनता पार्टी बताए। तो देखिए, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे की राजनीति करना पसंद करती है। क्योंकि अगर आपने देखा हो, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने देश के जो सर्वोच्च गुरु हैं शंकराचार्य जी, उनको भी बुलाना जरूरी नहीं समझा। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है। इसके अलावा ना तो इनको देश के हिंदुओं से कोई मतलब है, ना देश के किसी और धर्म के किसी इंसान से मतलब है, ना देश के युवाओं से मतलब है, ना किसी महिलाओं से मतलब है। चलिए, तो लेकिन बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि अब ये सब मोदी की गारंटी का ही असर साफ तौर पर दिख रहा है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पूजा जी मैं जरा आपका भी स्वागत फिर से करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा, जिस तरीके से अब की बार 400 के पार, तो अब विपक्ष कितना तैयार है, खास करके अगर समाजवादी पार्टी की अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो? आलोक जी देखिए, मोदी जी जो बार बार कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं अब की बार 400 पार, तो गालिब जी का एक शेर है कि खुश रहने के लिए ख्याल अच्छा है। या तो जो है ये ख्याल रख रहे हैं अपना खुश रहने के लिए, या तो ये बेईमानी करना चाह रहे हैं, जैसे इन्होंने चंडीगढ़ में किया जो खुल के सामने आया।
और जहां तक बात रही इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस बहुत मजबूत है। और इंडिया अलायंस सिर्फ इंडिया अलायंस ऐसा नहीं कि विपक्षी दल के पार्टियों का गठबंधन है। इंडिया अलायंस उनका गठबंधन है, मणिपुर की महिलाओं का गठबंधन है, जो दिल्ली के बॉर्डर पे किसान आंदोलनरत हैं उनका गठबंधन है, जो महिला पहलवान थी उनका गठबंधन है। जो बीजेपी की सरकार है, जो आताताई सरकार है, इसको हराने का कार्य इंडिया गठबंधन के साथ मिलके ये पूरी जनता करेगी। जो इनको कैसे पता होगा कि नौकरी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे यूपी में आया, यूपी पुलिस आया, उसमें जो है आपका पेपर लीक हो गया, आरओ का पेपर लीक हो गया, आप अभ्यर्थी को लाठी लेके दौड़ा रहे हो। आपका जो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में धांधली होती है। आपकी जहां जहां सरकार होती है वहां पे बस एग्जाम होने के, आपको पता है 2022 में पीजीटी का फॉर्म भरा गया हुआ था और अब तक उसका आयोग गठन नहीं हुआ है। ऐसे कल्पना करिए, बिहार में वही भर्तियां हो गई, वहां पे टीचर्स हो रहे हैं, यूपी के युवा वहां जा रहे हैं। वो एक कहावत है ना, जाके पाँव न फटी बिवाई, वो क्या जाने तीर पर आई। अब जिनके परिवार नहीं है, जिनके बच्चे नहीं है, उनको क्या पता चलेगा कि जब बच्चा हमारा दुख में रहे। लेकिन वो तो ये कहते हैं हमारा देश पूरा परिवार है, राष्ट्र हमारा परिवार है। चलिए मैं पूजा जी आपके पास आऊंगा, मैं एक एक राउंड में अभी पहले सबकी बात सुनूंगा मेहमानों की। मैं आऊंगा, पूजा जी भी लगातार जुड़ी हुई हैं, संजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ राजेश शुक्ला जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। आपने राजनीतिक दलों की बात सुनी, आपने 5 राज्यों के जब इससे पहले, जब 3 महीने पहले जब नतीजे आए, जब मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़ के, तेलंगाना के और मिजोरम के, वो भी आपने देखे। और अभी राज्यसभा में जो पूरा सिनेरियो बना, किस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई, हिमाचल में आपने देखा, उत्तर प्रदेश में देखा। आपको पूरे समीकरण को देखते हुए जरा हमारे आसान सी भाषा में दर्शकों को बताइए सर जरा। देखिए, इसको कैसे समझा जाए। बीजेपी का नारा है कि अब की बार 400 पार। लेकिन विपक्ष के जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, एक सवाल उनसे मैं जरूर करूंगा कि उनका क्या नारा है, उनका क्या लक्ष्य है। बीजेपी ने तो अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया है कि वो 400 पार जाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है, ठीक है, वो उनका क्या लक्ष्य है, वो कितना पाएंगे, 250 पाएंगे, 200 पाएंगे, 500 पाएंगे, 300 पाएंगे। कोई उनका लक्ष्य निर्धारित है? वो किस मुद्दे के साथ, किन चीजों के साथ चुनाव में जाना चाहते हैं, कितनी सीटों के साथ चुनाव में जाना चाहते हैं जी। अब देखिए, बीजेपी ने एक बहुत बड़ी लकीर खींची है और उनसे मुकाबला करने के लिए आपको उसके पैरेलल चलना पड़ेगा, उसके पहले एक लकीर खींचनी पड़ेगी। सिर्फ ये कहने से नहीं कि वो ख्याली पुलाव है या मुगालते में है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है ख्याली पुलाव हो, लेकिन उन्होंने एक अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। अब पिछले 2 चुनाव से 2014 में भी आपने देखा, 2019 में भी आपने देखा, और इस बार फिर डंके की चोट पर वो अपने एक नारे के साथ मैदान में जा रहे हैं। नारा थोड़ा सा चेंज होता रहता है, अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार जो है 400 पार। तो नारा चेंज हो रहा है अलग अलग चुनाव में, लेकिन लक्ष्य उन्होंने निर्धारित कर रखा है। विपक्ष क्या कर रहा है? जी, आप अगर लड़ाई में जा रहे हैं तो अपनी पूरी तैयारी के साथ आपको जाना चाहिए और आपको ये बताना चाहिए जनता को, क्योंकि जनता के बीच में ही सबको जाना है और जनता ही डिसाइड करेगी। बिल्कुल, जनता जनार्दन होती है, जनता जब चाहे जिस सत्ता के सिंहासन पर बिठा सकती है। हमारे साथ राजेश जी लगातार बने हुए, आलोक वत्स जी भी जुड़ गए हैं, नेता बीजेपी। आलोक वत्स जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। 2014 के चुनावी समीकरण की भी हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन इस बार जो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से एक बार फिर बात दोहराई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वही धनबाद में भी कहा अब की बार 400 के पार, यानी कि पूरा मन बना लिया विपक्ष को पूरी तरीके से पटकनी देने का। जी आलोक जी, हम लोग 365 दिन जी 48 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं। जी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ताओं की फौज है, डेडिकेटेड ईमानदार कार्यकर्ता है, राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता है। को अगर हम काम में नहीं लगा के रखेंगे तो हमारा भी हाल कांग्रेस और इसके जैसा ही हो जाएगा। इसलिए शीर्ष नेतृत्व भी उतना ही कमर कस के काम में लगा रहता है जितना छोटा से छोटा कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री को आपने देखा है, पूरे देश के एक कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगातार वो चुनावी मोड में है जी। हमने काम किया है, इसलिए हमें फक्र है। हम अपने काम के बदौलत जनता के पास जा रहे हैं। हमने सांस्कृतिक
ऊंचाइयों को भी प्राप्त किया है, उसके वो भी जनता में एक बहुत बड़ा जी हमारे फेवर में एक विषय बना हुआ है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सारे एजेंसी जितने भी वर्ल्ड के हैं, जापान की स्थिति खराब है इकोनॉमिकली, जर्मनी की खराब है, यूएसए की भी स्थिति उतनी ठीक नहीं है, और भारत के बारे में चाहे वो स्टैन मोगले हो या गोल्ड स्मिथ हो या S&P हो, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, या वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो, सबका यही कहना है, इंडिया इज द सेफेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, यानी कि अगर हम जब अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में परिदृश्य में बात करते हैं तो तस्वीर बदली, भारत की हालात बदले, यानी कि यही कहना चाहते हैं। जी मैं एक बार संजीव जी आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार ने भी सवाल उठाया था कि भाई अगर बीजेपी नारा दे रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारा दे रहे हैं 400 के पार, तो अब विपक्ष कितना नारा दे रहा है, उसका अपना क्या आकलन है, क्या उसकी सेल्फ एनालिसिस है? संजीव जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आलोक जी, मुझे आपको आवाज आ रही है मेरी? एकदम क्लियर आवाज आ रही है, स्पष्ट। आप अपनी हाँ बात रखिए, बस दर्शक आपको सुनना चाह रहे हैं। संजीव जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय इंडिया गठबंधन को के कोऑर्डिनेटर्स का गठन किया गया था, ये बात उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर कर दी गई थी कि 2024 के चुनाव में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो इंडिया गठबंधन की सरकार चुन करके आने वाली है। तो जैसे हमारे पत्रकार बंधु बात कर रहे थे कि हमारा क्या नारा है, तो हमारा नारा ये है कि हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने शुरुआत करी मणिपुर से लेकर के, और वो जाकर के मुंबई में जाकर के वो यात्रा का समापन होने वाला है। जहां जहां वो राहुल गांधी जी जा रहे हैं, वहां वहां जाकर के वो मुद्दे उठा रहे हैं। उन्होंने देश के युवाओं का मुद्दा उठाया, ट्रक ड्राइवरों का मुद्दा उठाया, किसानों का मुद्दा उठाया। तो अभी हमारे पत्रकार बंधु कह रहे थे कि विपक्ष क्या कर रहा है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि विपक्ष ही देश में मुद्दे उठाने का काम कर रहा है। चाहे वो मुद्दा बृजभूषण शरण जी के ऊपर एलिगेशन का हो, वो मुद्दा भी विपक्ष ने उठाया, चाहे वो पेपर लीक मामले का मुद्दा हो, वो मुद्दा भी विपक्ष ने उठाया। तो आप जो ये कह रहे हैं कि विपक्ष सोया हुआ है या विपक्ष कुछ नहीं कर रहा, तो आपको भी मेरे हिसाब से देखना चाहिए। इतना अंडर एस्टिमेट विपक्ष को नहीं करना चाहिए। मानते हैं कि विपक्ष इस समय कमजोर है, बट इतना कमजोर भी नहीं है कि वो देश के युवाओं की, देश के किसानों की, देश के महिलाओं की आवाज नहीं उठा सकता। हर मुद्दे पे, हर क्षण पे, हर टॉपिक पे, हर मुद्दे पे आवाज उठाई जा रही है। बिल्कुल, मैं तो बराबर कहता हूं, लोकतंत्र में विपक्ष की जो खूबसूरती होती है, जो आवाज उठाना, वो अपनी अलग ही खूबसूरती होती है। विपक्ष लगातार किस तरीके से लगातार सरकार को चेतावनी भी देता है, मुद्दे भी उठाता है, बड़ी बात यह है। मैं एक बार पूजा जी आपके पास आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी को लेकर के लगातार सवाल इसलिए उठ रहे हैं पूजा जी, क्योंकि राज्यसभा में आपके 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, इसलिए बराबर सवाल ये उठ रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। देखिए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और बढ़िया चल रहा है। आप जो बात कर रहे हैं क्रॉस वोटिंग की, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि जब बीजेपी को ये पता था कि हमारे 7 प्रत्याशी ही निकले जा सकते हैं, जो हमारी संख्या बल है, उसके बावजूद भी इन्होंने 8वां प्रत्याशी इस मंशा से ही उतारा कि इनको अपने ऊपर तो भरोसा है नहीं, इन्हें पता है कि मैं तोड़ूंगा, उसके बाद जो मैं ये बेईमानी करूंगा। बेईमानी ही होती है, आपको पता है लोकतंत्र में जो है धन बल, बाहुबल का इस्तेमाल करना बेईमानी है, तो ये बेईमानी ही करते हैं। एक बात बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत सही की कि ये 48 आवर्स चुनावी मोड में रहते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। ये 48 आवर्स 365 डेज बिल्कुल चुनावी मोड में रहते हैं। ये देश का कार्य नहीं करना चाहते हैं, देश के लिए काम नहीं करना चाहते, सिर्फ चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इन्होंने देश के प्रधानमंत्री को भी चुनाव प्रचारक बना रखा हुआ है। कम से कम जब तक चुनाव नहीं रह रहे हैं, तब तक तो उनको देश का प्रधानमंत्री रहने दिया जाए, तब तक वो ऐसे देश के प्रधानमंत्री की तरह कार्य करे। पर पूरे 10 साल देश के प्रधानमंत्री बीजेपी के कार्यकर्ता बन के कार्य करते रहे। बड़ी विडंबना है, बड़ा कष्टदायक है। देश के अगर प्रधानमंत्री, तो सबका प्रधानमंत्री आपका है, हमारा है, हम सबका प्रधानमंत्री। जहां तक बात रही समाजवादी पार्टी की या इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस जो हमारे जो भी साथी कह रहे थे कि इनका क्या मुद्दा है, लोहिया जी ने कहा था कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसदें आवारा हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप इस कदर चल रहा है कि सड़कों को सुनसान कर दिया जा रहा है। आप यूपी की तस्वीर उठा के देख लीजिएगा, ARO को जो है लाठी लेके दौड़ाया जा रहा है, सड़कों को सन्नाटा किया जा रहा है। आप देखिएगा कि जो है किसानों को जो है रोक दिया जा रहा है, उनको सड़कों पे आने नहीं दिया जा रहा, सड़कों को सन्नाटा किया जा रहा है, क्योंकि इनकी मंशा ही यही है कि संसद आवारा हो जाए।
चलिए, विपक्ष सवाल उठाता है और विपक्ष लगातार किस तरीके से अपनी भूमिका अदा कर रहा है और सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है कि उन माकूल सवालों का जवाब दे। मैं एक बार आलोक वत्स जी, आज आपके पास एक सवाल लेकर के आ रहा हूं जो समूचा विपक्ष अब पूछता है। जो आप लोग 400 पार का जो नारा दिया है, ये काम बोल रहा है, अति आत्मविश्वास है, या फिर काम किया है और उसी काम के दम पर ये जनता के बीच आप लोग जा रहे हैं और 400 पार का नारा दे रहे हैं? हमारे अंदर आत्मविश्वास है और आत्मविश्वास ऐसे नहीं पैदा हुआ है। खेत खलिहानों, नुक्कड़ गलियों, चौक चौराहों पर खून पसीना बहाया गया है। जनता को रिलीफ देने का काम किया है, उनका दिल जीता है, जाति और जात पात से ऊपर उठा के उनको हर तरीके की चीजें मुहैया कराई गई है जिससे उसका उत्थान हो, और तब ये दम पाया है कि हमें 400 पार जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए वर्षों की त्याग और तपस्या किया है हम वर्करों ने, हमारे नेताओं ने। ये जो अभी मोहतरमा बोल रही थी कि हम 24 घंटे रहते हैं, नहीं, पूजा मिश्रा जी नाम है उनका जी। हाँ, पूजा जी जो कह रही थी, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूं, समाजवाद के किस पृष्ठ पर लोहिया ने लिखा है जब सत्ता में आओ तो बाप के बाद बेटे को बना दो अध्यक्ष, और जब सत्ता में आओ तो परिवार के 34 आदमी को विभिन्न पदों पर काबिज कर दो। ये है इनका समाजवाद। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को समाज में स्थापित कर दो और खुलेआम लूट खसोट कराओ, ये है समाजवाद। चलिए, पूजा जी को फ्रेम में लाया जाए। आलोक जी को जल्दी से, पूजा जी जवाब दे दे जल्दी से। आलोक जी ने सवाल किया, जल्दी से कट टू कट सवाल का कट टू कट जवाब, समय बहुत कम है। पूजा जी जवाब दीजिए जल्दी से। राज्यसभा भेज दीजिए। आप हेमंत बिस्वा शर्मा को जो है मुख्यमंत्री बनाइए। आप येदियुरप्पा जी को जब ईडी आपके पार्टी में आ जाए, उनको धोखे निकाल के बाहर कर दीजिए, उनके ऊपर ईडी का केस खत्म हो जाएगा। ऐसी लंबी लिस्ट है जी। तो मैडम, आपको कोर्ट जाने से कौन रोक रहा है? कोर्ट में ले जाके सबूत दे दीजिए, करा दीजिए अंदर। भाई, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल तो आप ही कर रहे हैं। टेलीविजन पर बोलने से नहीं काम चलेगा। थोड़े ना है, जनता बिल्कुल एजेंडे की तरीके से करते। चंडीगढ़ का तो दिख गया, आप सोचिए, चंडीगढ़ का दिख गया। आप न जाने कितने होंगे। आपके पास तो सगुनी का पासा है, आप जो चाहेंगे वही नंबर आएगा। जी बोलिए, हम आपको सुन रहे हैं। जी पूजा मैडम, टेलीविजन पर बोलने से नहीं होगा। अगर सबूत है तो ले जाइए, जैसे चंडीगढ़ मामले में ले गई थी और वहां पर आपको जीत हासिल हुई थी, सबूत आएगा वैसे ही ले जाइए। जो पहले देखिए, उस पर भी शोर मचा, सबूत आया तो पहुंची कोर्ट तक, और भी शोर मच रहा है, सबूत आएगा तभी। बिना जो है बिना आग के धुआं नहीं उठता है। या बड़ी बात ले रहे हैं आप, कह रहे हैं कि जो है देश की अर्थव्यवस्था इतनी हो रखी है, आपने कार्य किया हुआ। आपने कौन सा कार्य किया हुआ है? आप बताइए, आपके आदर्श ग्राम कहाँ पे है? उज्ज्वला योजना कहाँ तक सक्सेसफुल है? आपने राजस्थान में वादा किया, वो कितना पूरा कर लिया? 15 लाख रुपए अकाउंट में आए क्या? आपने 2 करोड़ जो अगर आप 2 करोड़ नौकरियां, चलिए, इन सबका जनता अब जवाब दे चुकी है। ठीक है, मैं जी चलिए, पुराना एलपी है, बहुत बच चुका है जी। अब 2019 में इन सब साले सवालों का जवाब मिल चुका है। अब 2024 के परिप्रेक्ष्य में बात करना है, नया मुद्दा है, नई तमाम सारी योजनाएं हैं। आज की डिबेट का एक फाइनल कमेंट में राजेश शुक्ला जी आपसे जानने की कोशिश करूंगा, कुल मिलाकर के जो इस वक्त जो माहौल है, मोदी से कैसे लड़ेगा संपूर्ण विपक्ष? सबसे बड़ी चुनौती हाल फिलहाल ये है। देखिए, निश्चित तौर पर मैं यही कह रहा था कि क्योंकि बीजेपी ने तो अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हमको 400 के पार जाना है। अब इंडी जो गठबंधन है, इसमें मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ दिल्ली का। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ोगी और उन्होंने अपने उम्मीदवार वहां उतार दिए। 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को आना है, लेकिन जो उम्मीदवार उन्होंने अभी तक नहीं किया हुआ है। ठीक है, और भी तमाम स्टेट हैं। जब आपको पता है कि चंडीगढ़ में आपके साथ इस तरह का हुआ है,
या राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त हो सकती है या मैनिपुलेशन हो सकता है, तो आपने क्या तैयारियां की थी? ये सवाल है। विपक्ष, देखिए, एक सशक्त विपक्ष जो है, एक मजबूत लोकतंत्र की बहुत जरूरत है और हम सब चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष हमारे देश में हो। लेकिन दिक्कत क्या है कि अपनी दिशा ही नहीं तय कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, विपक्ष की दिशा और दशा क्या है? जल्दी से, समय बहुत कम है, लेकिन संजीव जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। संजीव जी जल्दी से 30 सेकंड में एक फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा जी, अपनी बात रखें। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमारे पत्रकार बंधु विपक्ष को तो ये सिखा रहे हैं कि विपक्ष को क्या करना चाहिए। मैं भी इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से साम दाम दंड भेद का उपयोग करके अपना मेयर जबरदस्ती वहां पर बिठाया, और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और एक दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिलाया, तो क्या आप इस बात को जायज मानते हैं? जी अच्छा ठीक है, आपकी बात अपनी जगह है, लेकिन इस न्यायिक व्यवस्था पर तो अब आपको भरोसा है ना, कम से कम उस पर जो सवाल उठते थे। व्यवस्था पर भरोसा है, तभी तो हम सुप्रीम कोर्ट। सबसे बड़ी बात, राजनीतिक दल पे विपक्ष की व्यवस्था नहीं करता, भरोसा नहीं करता, लेकिन न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा है, ये सबसे बड़ी बात है, ये लोकतंत्र में कम से कम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आलोक वत्स जी, संजीव जी आपका भी, पूजा मिश्रा जी आपका भी, राजेश शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या चुनाव से पहले ही विपक्ष ने मान ली है हार? और सबसे बड़ी बात, क्या चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही बिखर जाएगा विपक्ष? सवाल के जवाब तमाम सारे हैं, और बीजेपी के 400 पार के नारे का विपक्ष के पास आखिर क्या जवाब है, क्या कुछ तैयारियां हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। नमस्कार।